परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आप सभी को अवश्य पढ़ना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। करंट अफेयर्स के एक नवीनतम अंक में इत्मीनान से बैठ जाइए, साथ साथ नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा। अभी तक जितने मैंने करंट अफेयर्स के सेशन लिए हैं सभी के नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आप सभी का करंट अफेयर्स से जुड़े हुए प्रश्न गलत नहीं होंगे और करंट अफेयर्स की विषय वस्तु का जो डर है आप सभी का धीरे धीरे निकलना खत्म हो जाएगा। तो चलिए सत्र का शुभारंभ करते हैं और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेंगे जो भी परीक्षा के उपयोगी होंगे, जो भी हाल फिलहाल में पूछे जाने वाले होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के सेशन आप सभी के रहने वाले हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स जो आज के सेशन में हम लेंगे, अभी आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ गए हुए थे, है ना। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ भारत का बहुत पुराना राज्य नहीं है। नवंबर में इसकी जो है सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। आपका 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को बने हुए को। नवंबर में जो है छत्तीसगढ़ बना था। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवा रायपुर गए थे, छत्तीसगढ़ का यहाँ का दौरा किया और अभी छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती मना रहा है, यानी कि स्थापना वर्ष के 25 वर्ष पूरे हुए हैं और एक ऐतिहासिक उत्सव पूरा मनाया गया है यहाँ पे। इस अवसर पर नई विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, नई विधानसभा भवन यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं, वहां के विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं पीछे जो है नया विधानसभा परिषद है आपका, है ना। ये नया परिसर बना है आपका, तो अभी इसका उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर ही आप देख पा रहे होंगे ये एक मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये पीछे मूर्ति जो है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो नए विधानसभा का अनावरण और जो है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, खासकर जो बच्चे सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को ये याद रखना है। नया विधानसभा भवन नवा रायपुर में बन चुका है आपका। लगभग 14,260 करोड़ से अधिक का लागत इसमें लगा है और कई सारी सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे विकास और कल्याण परियोजनाओं का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और ये जो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस का खासकर 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जो पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया, ये छत्तीसगढ़ के विकास को दिखाता है, वहां पे प्रशासन का सुशासन को दिखाता है, सुरक्षा को दिखाता है, प्रगति को दिखाता है और छत्तीसगढ़ के नए भविष्य को दिखाता है। ठीक है, तो नया विधानसभा परिसर बना है, न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग बनी है। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में एक सदनीय विधानसभा है यहाँ पे। ठीक है, लगभग 51 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है विधानसभा परिसर ये। ठीक है, और भवन का डिजाइन जो है छत्तीसगढ़ की स्थानीय कला और विरासत पर आधारित है। बस्तर के जो हस्त निर्मित लकड़ी के दरवाजे हैं, धान के दानों से प्रेरित छत की नक्काशी की गई है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है ताकि छत्तीसगढ़ की स्थानीयता इसमें झलके और लगभग 324 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा बन के आपका तैयार हुआ है। तो टोटल कितनी लागत लगी है? 324 करोड़ रुपए की। ठीक है, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत रत्न हैं। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक महान नेता को समर्पित किया गया है और इन्हीं के कार्यकाल में ही छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था सन 2000 में, इसलिए। और 14,260 करोड़ की विकास परियोजनाएं भी छत्तीसगढ़ के राज्य को प्रधानमंत्री जी ने समर्पित की। कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना आप सभी जानते हैं, लगभग 3.5 लाख परिवारों को पक्के घर प्रदान करना, 9 जिलों में 12 स्टार्टअप विलेज स्टैब्लिशमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टैब्लिशमेंट करना। तो एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 लाख लोगों को, परिवारों को जो है आपका घर देना है। 9 जिलों में स्टार्टअप स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप ब्लॉक स्टार्ट करना है, नए 5 मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिशमेंट करना, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा, गीदम और बिलासपुर, यहाँ पर 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर करने के लिए। आयुर्वेद कॉलेज का और अस्पताल का बिलासपुर में उद्घाटन भी किया है प्रधानमंत्री जी ने। इसके अलावा नागपुर झारसुगड़ा गैस पाइपलाइन स्टैब्लिशमेंट की जाएगी। नागपुर झारसुगड़ा गैस पाइपलाइन, ये 500 किलोमीटर की पाइपलाइन है
जो कि पूरे देश के काम आने वाली है, इसको भी समर्पित किया गया। और जो है छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। छत्तीसगढ़ के जितने भी छात्र हैं जो कि सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अन्य राज्य स्टेट पीसीएस और आईएएस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बहुत सारी पहले की गई हैं। इस बीच में शहीद वीर नारायण सिंह जी का स्मारक बनाया गया है, जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया नवा रायपुर में, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जो है कई सारे बच्चों से संवाद भी किया। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में 2500 बच्चों से दिल की बात की, हृदय रोगी बच्चों के उपचार से जुड़ी हुई बातें की। तो दिल की बात मतलब हृदय से जुड़ी हुई बातें। साथ ही ब्रह्म कुमारी ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र का भी उद्घाटन किया, जिसका नाम शांति शिखर रखा गया। तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ का जो है गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। 324 करोड़ की लागत से नया विधानसभा यहाँ बन रहा है। विधानसभा का क्षेत्रफल 51 एकड़ है। यहाँ की विकास परियोजना 14,260 करोड़ की जो है विकास परियोजनाएं हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के विष्णुदेव साय जी हैं। राज्यपाल हैं यहाँ पे श्री रमेंद्र डेका या रमेन डेका के नाम से राज्यपाल हैं यहाँ के। और यह दौरा जो प्रधानमंत्री जी का था छत्तीसगढ़ की रजत जयंती उत्सव का था, और यह संदेश देना था कि राज्य की विकास, सांस्कृतिक गर्व और सामाजिक समावेशन में छत्तीसगढ़ राज्य नए युग में प्रवेश कर रहा है। उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे के तौर पे इसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है आप सभी को याद रखना है इस चीज को, ठीक है। क्लियर है। अब अगले चलते हैं। अगला जो है आप सभी को पता है कि भारत के जो संबंध है इस समय तालिबान से हमारे संबंधों में बेहतरी आई है। तालिबान जो अफगानिस्तान में जो है शासन कर रहा है, और भारत में पहला राजदूत नियुक्त करेगा तालिबान अब, ठीक है। अभी आप सभी को पता है कि जो है तालिबान के जो विदेश मंत्री थे या कहें अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे वो भारत आए थे, ठीक है। तो अभी भारत जो है एक तरीके से समझिए अगस्त 2021 से तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पहली बार अफगानिस्तान भारत में आधिकारिक रूप से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, और अफगानिस्तान जो है भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को बहाल कर रहा है। तो भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में काफी बड़ा एक तरीके से शुरुआत माना जा सकता है। और अभी जो यहाँ के कार्यवाहक विदेश मंत्री आए थे आमिर खान मुत्ताकी, अक्टूबर 2025 में आए थे, नई दिल्ली की यात्रा में आए थे। उसके बाद से ये जो है एक नया आरंभ हो रहा है। तो कूटनीतिक जुड़ाव के तौर पे देखें, तालिबान द्वारा नई दिल्ली में राजनयिक भेजने का निर्णय एक अपने आप में इस पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को बदलेगा, भारत अफगानिस्तान संबंधों को बेहतर करने के रूप में जाएगा। एक चीज और दिमाग में बैठा के रखिएगा, भारत ने अभी तक तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। हमने केवल मानवीय और तकनीकी संपर्क बनाए रखने में लगातार काम किया है। हमने खाद्य और चिकित्सा सहायता दी है, हमने काबुल में तकनीकी मिशन को इस्टेब्लिशमेंट किया है, और भारत जो है अपने राजनयिक संबंधों के तौर पे हमेशा कूटनीतिक संबंधों को बढ़ोतरी देता है, ताकि किसी भी तरीके के वहां के जो सहयोग हो, भारत के द्वारा जो इनिशिएटिव चलाए जा रहे हो, चाहे वो मानवीय सहायता की बात हो, क्योंकि अभी आपको पता है अफगानिस्तान में जो है भूकंप भी आया था। तो लगातार भारत जो है इस पूरे क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को बेहतर करने की दिशा में आगे काम कर रहा है। आप सभी जानते हैं हम आतंकवाद से पीड़ित देश हैं, तो ऐसे में आतंकवाद या सीमा पार जो गतिविधियां हो रही हैं, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अफगानिस्तान का इसके लिए उपयोग ना किया जाए, अफगानिस्तान से भारत विरोधी गतिविधियां ना चलें। इसलिए अफगानिस्तान से हमें अपने संबंधों को बेहतर रखना पड़ेगा। साथ ही जो यहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे सिख समुदाय या हिंदू समुदाय, उनकी सुरक्षा के लिए भी भारत को यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका के जाने के बाद यहाँ की क्षेत्रीय स्थिरता की जिम्मेदारी भारत की है। क्यों? भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और हमारा पड़ोसी देश है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे, दक्षिण एशिया में बेहतर रहे चीजें, इसलिए भारत ने तालिबान सरकार के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को फिर से बहाल किया है। हमने कोई मान्यता नहीं प्रदान की तालिबान को अभी, लेकिन फिर भी हम कूटनीतिक रिलेशन के माध्यम से एक जटिल क्षेत्रीय स्थिति को सुलझाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी भारत के पड़ोस को आप देखें तो चाइना से हमारे रिश्ते अब सुधार की तरफ हैं। चाइना के साथ अभी हम अपने आयात को भी फिर से पुनर्बहाल कर रहे हैं। आयात अप्रूवल, जितने भी इंपोर्ट अप्रूवल थे, अभी इस पे मैं खबर लूंगा आप सभी की। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते पहले से ही खराब थे,
ठीक है। मध्य एशिया देश जितने भी हैं उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो अफगानिस्तान एक तरीके से एक द्वार की तरह है, रसिया से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो अब धीरे 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 भारत जो है अफगानिस्तान से अपने रिश्तों को बेहतर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 से 2 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान अपना डिप्लोमेट भेज रहा है, अपना जो है दूतावास यहाँ ओपन कर रहा है। तालिबान सरकार के द्वारा नियुक्त ये पहला राजनयिक है, पहला डिप्लोमेटिक है। इससे पहले 2021 से पहले भारत के बहुत अच्छे रिलेशन थे अफगानिस्तान से, लेकिन तालिबान के आने के कारण से बीच में संवाद जो है आपका अस्थिर हुआ है। एक चीज और समझाना चाहता हूं, आप लोग चूंकि इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा, कभी भी कोई भी जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते परमानेंट नहीं खराब होते, है ना। डिप्लोमेसी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है ना। तो समय के साथ रिश्तों में एक बदलाव देखने को मिलता है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है इस समय। तो एक आप इस बात को भी दिमाग में बैठा के रखिएगा, सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आप सभी को पता है आर्य समाज स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अभी अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ था 2025 में। 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं आर्य समाज के, 150 वर्ष। नई दिल्ली में रोहिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 को उन्होंने संबोधित किया। यह सम्मेलन महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 वर्षों की सेवा के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, इसका नाम ज्ञान ज्योति महोत्सव भी दिया गया। ज्ञान ज्योति महोत्सव का ही हिस्सा था ये आपका। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को सभी जानते हैं। वे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति की गौरव गाथा को फिर से पुनर्स्थापित का काम किया और इसके लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो अंतरराष्ट्रीय ज्ञान ज्योति महोत्सव भी मनाया गया था, उसी में ही अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ। आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे हुए और उस 150 वर्ष पूरे होने के कारण से समाज सेवा का उत्सव मनाया गया। दयानंद सरस्वती जी के सुधारवादी जो उनके विचार थे, उन विचारों को वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित करने के लिए काम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और उन्होंने स्मारक सिक्का, डाक टिकट, ये सब कुछ जारी किया और आर्य समाज की गौरवशाली विरासत को जो है उन्होंने संबोधित किया। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 को हुई थी। अभी चल रहा है 2025, समय काल कितना पूरा हो चुका है? 150 वर्ष। आर्य समाज याद कर लेना, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। कहां की गई? मुंबई में की गई। ठीक है, क्यों की गई? क्योंकि उस समय की सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक जड़ता के विरुद्ध एक वैचारिक आंदोलन के तौर पे की गई। उस समय चूंकि आप पता है 19वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, उनमें चाहे ब्रह्म समाज रहा हो, आर्य समाज रहा हो, या जो विवेकानंद जी के द्वारा प्रारंभ किया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी रही हो, सभी के सभी का एक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान जब भारतीय समाज अंधविश्वास, पाखंड, जातिगत भेदभाव से जकड़ा हुआ था, तब आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का संदेश दे करके भारत को आत्मगौरव, तार्किक सोच, इन सबको पुनः जीवित करने का काम किया। इसलिए दयानंद सरस्वती जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत जबरदस्त। इन्होंने पाखंड खंडनी पताका भी फहराई थी। तो 150 वर्षों में आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र में, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में गहरा योगदान किया है। और आर्य समाज के विद्यालय भी हैं, जैसे जितने भी आप देखते हैं ना, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय होते हैं, डीएवी कॉलेज, गुरुकुल कांगड़ी भी आपका जो है हरिद्वार में बहुत बड़ा विद्यालय है। तो प्रधानमंत्री जी ने इस सम्मेलन का हिस्सा लिए। 150वीं वर्षगांठ में उन्होंने बताया कि आर्य समाज केवल एक समुदाय नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की वैदिक पहचान के तौर पे है। आर्य समाज सदैव भारत की अस्मिता, भारतीयता और आत्मगौरव को संरक्षित रखा है। दयानंद के विचारों से ही आगे चल के हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन है पूरा उत्प्रेरित हुआ, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, राम प्रसाद बिस्मिल राय हो, इन सब क्रांतिकारियों को दयानंद सरस्वती जी ने प्रेरित किया। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा
कि भारत की प्रगति वैश्विक कल्याण में योगदान दे रही है, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी आर्य समाज की ही देन है। तो आर्य समाज भारत ज्ञान मिशन, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण अभियानों में लगातार कंटिन्यूअस काम भी कर रहा है और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया कि इस दिशा में और भी काम करिए। यदि मैं दयानंद सरस्वती जी की बात करूं तो 1824 में से लेकर के 1883 तक इनका समयकाल जीवन था। 1883 में जो है एक महान समाज सुधारक थे, वेदज्ञ थे, वैदिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। इन्होंने वेदों की और लौटों की बात कही। इन्होंने कहा अंधविश्वास खत्म होना चाहिए, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ज्ञानों को, वेदों को ही ज्ञान का स्रोत बताया। इन्होंने सामाजिक समानता की बात की, जिसमें स्त्री अधिकारों की बात की, इन्होंने स्त्री शिक्षा की बात की, इन्होंने जन्म आधारित भेदभाव को, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की बात की, कर्म आधारित भेदभाव को, वैदिक भेदभाव, वैदिक काल में कर्म आधारित था सारा का काम, ऋग्वैदिक काल में तो कर्म आधारित सम्मान की बात रखी। इन्होंने, स्वामी जी ने विदेशी प्रभावों से मुक्त होने के लिए, भारत को औपनिवेशिक दासता को समाप्त करने के लिए, राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के लिए इन सभी पर विशेष बल प्रदान किया था और हमेशा सादगी, अनुशासन और परोपकार के पक्षधर थे। सादा जीवन श्रेष्ठ विचार को लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती सदैव चले हैं। तो दयानंद सरस्वती एक महान व्यक्तित्व थे, उनका दर्शन अपने आप में बहुत बड़ा था और इन्होंने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित आर्य समाज के 150 वर्ष, दयानंद सरस्वती जी के 200 वर्ष पूरे होने की इस मौके पर यह पूरा कार्य किया गया था। ठीक है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में बात हो गई, दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात हो गई। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, अभी आप समझिए कि भारत में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो लगातार विभिन्न समस्याओं से घिरे हुए हैं। ठीक है, जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नागरिक प्रतिक्रिया, सिटीजन फीडबैक जो आपका है, स्वच्छता का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, नवाचार को लेकर के काफी सारे काम किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत एक बार फिर से भारत के शहरी स्वच्छता प्रयासों में गहरी असमानता देखने को मिली है। और छोटे शहरों में स्वच्छता बनी हुई है अभी भी, लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे देश के, खासकर महानगर, वो लगातार पीछे जाते जा रहे हैं। और इस बार बड़ा शॉकिंग था कि मदुरै, जो कभी टॉप 3 में हुआ करता था, वो भारत का सबसे गंदा शहर बन चुका है। मतलब भारत का सबसे गंदा शहर मदुरै को इस बार रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? मदुरै, उसको रिपोर्ट किया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण का एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें भारत के शहरों का मूल्यांकन किया जाता है कि किसी शहर में वहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कैसा है, कैसा वहां पे सिटीजन फीडबैक कैसा है, स्वच्छता और स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाएं कैसी हैं। और यह सर्वेक्षण 4000 से अधिक शहरी निकायों को कवर करता है, उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी करता है, प्रतिस्पर्धा और सतत सुधार को प्रोत्साहित करता है। तो हमारे देश के सबसे 10 गंदे शहर जो स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत निकले हैं, नंबर 1 में मदुरै है। नंबर 1 में क्या है? मदुरै। नंबर 1 में मदुरै है, नंबर 2 में लुधियाना है, नंबर 3 में चेन्नई है, लुधियाना, और नंबर 3 में चेन्नई है। चेन्नई याद कर लीजिए, ये तीनों टॉप 3 बस आपको बता रहा हूं। ठीक है, चौथे नंबर पे रांची आती है, फिर बेंगलुरु आता है। ठीक है, टॉप 10 में दिल्ली भी है। अब बड़े महानगर पिछड़ क्यों रहे हैं? चाहे दिल्ली हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु है, ये क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि तेजी से शहरीकरण हो रहा है, अपशिष्ट पृथक्करण अच्छा नहीं है, नागरिक अनुशासन में गिरावट है और शहर जो है लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। छोटे शहरों में देखिए, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। इस बार एसएसएल भी बनाया गया, सुपर स्वच्छ लीग बनाया गया, जिसमें 3 शहरों को रखा गया, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, है ना। अहमदाबाद को इस बार सबसे स्वच्छ शहर का भी दर्जा दिया गया। तो छोटे शहरों में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, ये शहर लगातार शीर्ष में हैं, क्योंकि यहाँ पे नागरिक भागीदारी, देखो बिना जनता के भागीदारी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नगर पालिका प्रबंधन, इन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और गार्डन सिटी कहलाने वाला शहर है आपका बेंगलुरु।
बंगलुरु अब अनियंत्रित कचरा निपटान, ठीक है, यहां पर जाम नालियां इन सब से जूझ रहा है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के तौर पे आप मदुरई को देख सकते हैं। चेन्नई और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाली बात है, जल भराव की समस्या है, कमजोर स्वच्छ तंत्र है, दीर्घकालिक शहरी नियोजन है ना, इन सबको भी आप देख सकते हैं। पर्यावरणीय संकट भी देखने को मिलता है, अप्रबंधित ठोस कचरा, गंदे नाले, प्रदूषण, वायु और जल गुणवत्ता, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण जोखिम, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में घर घर कचरा जो है संग्रहण जो है, अभी आप देखते हैं नगर पालिका की गाड़ियां आती हैं जहां घर घर से जो है कचरा उठाते हैं। रिसाइकलिंग का काम करना, नागरिक जागरूकता का काम करना, सहभागिता का काम करना, ये सब चीजें जो है धीरे धीरे इनकी रैंकिंग को सुधार सकती हैं। लेकिन अभी आप देखते हैं अनियोजित शहरी विकास हो रहे हैं, नागरिक जागरूकता का अभाव है, अपशिष्ट पृथक्करण में कमी है, कमजोर प्रवर्तन है, और नालियां नहीं है कई जगह पे, और बड़े बड़े जगहों पर लैंडफिल नहीं है जहां पर डंपिंग यार्ड बनाया जा सके कचरे का। अनुचित गंदा पानी हर जगह पहुंच रहा है, वाटर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। तो ऐसे में सरकार को इन दिशाओं में काम करना चाहिए, नगर पालिका नगर निगमों को काम करना चाहिए, नागरिक जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, तब जाके चीजें बेहतर होंगी। तो सबसे गंदा शहर कौन सा है? मदुरई, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है। एक खबर आपकी ये हो गई। अब एक खबर जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने अभी जिक्र भी आप सभी से किया था कि भारत जो है, आप सभी को पता है कि भारत और चीन के बीच में काफी तनाव चल रहा था एक समय से। अभी एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद से तनाव में सामान्य चीजें बनी है। 2020 में आपको पता है गलवान घाटी में संघर्ष हुआ जब कोविड चल रहा था, 2020 के मध्य में भारत और चीनों के संबंध बिगड़ गए थे। भारत ने चीन की कई सारी वस्तुओं के जो इंपोर्ट अप्रूवल थे उनको खत्म कर दिया था, उनको बैन कर दिया था, आयात अनुमोदनों को रोक लगा दिया था, और बहुत सारी जो सरकार के द्वारा जो नॉन टैरिफ प्रतिबंध भी लगाए गए थे, ठीक है। तो कई सारे सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे, और बहुत सारी विदेशी उत्पादन इकाइयों के लिए मैंडेटरी सर्टिफिकेशन कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स, दूर संचार उपकरण और औद्योगिक माल के लिए सरकार के द्वारा मंजूरी में देरी कर दी गई थी। पड़ोस से जितने भी एफडीआई आ रहा था, एफडीआई से सरकार लगातार निगरानी रख रही थी। तो मल्टीपल प्रतिबंध लगाए गए थे चाइना के ऊपर। क्यों लगाए गए थे? क्योंकि गलवान में लगातार हमारे सीमाई जो है संबंध बिगड़ रहे थे और लगातार झड़पें देखने को मिल रही थी। तो दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद काफी पुराना है, एक बार युद्ध भी हो चुका है 1962 में, ठीक है। तो अभी भारत जो है चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को थोड़ा फिर से हम बेहतर करने जा रहे हैं, और इसके पीछे कारण एक तो ट्रंप टैरिफ है। ट्रंप लगातार इस समय चाइना, भारत सब जगह टैरिफ लगाए पड़े हैं। दूसरा, थोड़ा संबंध बेहतर भी हुए हैं, अभी एससीओ शिखर सम्मेलन में चीज हमें देखने को मिली है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है कि भारत अपना एक नीतिगत बदलाव कर रहा है। चीन और अन्य देशों से जो वस्तुएं आ रही हैं भारत में, उनको अब आयात अनुमोदन मिलना चालू हो जाएगा, इंपोर्ट अप्रूवल होना स्टार्ट हो रहा है। इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 5 साल से जो रोक लगी हुई थी उसको समाप्त किया जाएगा और घरेलू समर्थन दिया जाएगा। जीएसटी में हालिया कटौती के बाद बढ़ती हुई उपभोक्ता मांग को पूरा करने की व्यापक रणनीति के तौर पे इसको देखा जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या बदल जाएगा, क्या बदलेगा? एक तो सबसे पहली बात, अब तेजी से हम जो भी चीजें चाइना से आती हैं, बहुत सारी चीजें चाइना से आती हैं, हमारे यहाँ पे जितना भी व्यापारी है चाइना से ही चीजें इंपोर्ट करता है। तो अब चाइना से चीजें आनी प्रारंभ हो जाएंगी भारत में, ठीक है, तेजी से मंजूरी हो जाएगी। इससे भारतीय कंपनियां जितने भी आयात प्रस्ताव हैं, लंबे समय से चाइना से वो सामानों को इंपोर्ट करते हैं, उसको शीघ्र मंजूरी मिल जाएगी, फास्ट ट्रैकिंग हो जाएगी। विदेशी उत्पादन इकाइयों को प्रमाणन की आवश्यकता का जो है री एवोल्यूशन हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और फिर से उनको जो है जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन था वो नहीं रहेगा। घरेलू उत्पादन और आयात में संतुलन बनाने का भी सरकार का उपयोग है। और एक जो सप्लाई चेन है, चाइना चूंकि बड़े स्तर पे आपको पता है कि वहां पे चीजें बनती हैं और भारत बड़े स्तर पे उसका इंपोर्टर है, तो एक आपूर्ति श्रृंखला भी स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी ताकि भंडार की कमी ये जो है खत्म हो जाएगा। जीएसटी कटौती के बाद उपभोक्ता बाजार में बहुत तेजी से आया है। अभी आपने देखा जीएसटी कलेक्शन भी बहुत अच्छा हुआ है। तो सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट और मार्केट फिर से मोबिलाइज्ड हो जाए। तो एक रणनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास किया है सरकार ने। लेकिन सरकार अभी भी जो टेलीकॉम वाली चीजें हैं उन पे कड़ी निगरानी रहेगी, ठीक है। और साथ ही जो है
विभिन्न चीजों पर सरकार निगरानी रखेगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। पूर्ण प्रतिबंध हटाने की बजाय एक टारगेटेड नीतिगत नरमी का सरकार का एक प्रयास है और इससे अर्थव्यवस्था हमारी बूस्ट होगी, ट्रंप टैरिफ का प्रभाव भी कम होगा। तो भारत चाइना से लगे हुए इंपोर्ट अप्रूवल को अब समाप्त करने की कोशिश कर रहा है और अप्रूवल को फिर से बहाल कर रहा है ताकि चाइना से गुड्स अब भारत में आ सके। तो एक ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आप सभी उत्तर कोरिया के बारे में जानते हैं। उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख, जो यहाँ के औपचारिक राष्ट्र प्रमुख थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, किम वंश में सबसे लंबे समय काल तक सेवा देने वाले एक नेता में से एक, जिनका नाम है किम योंग। किम योंग नाम, पूरा नाम है इनका किम योंग नाम। अभी इनका निधन हो गया है। किम योंग नाम का निधन हो गया है अभी हाल ही में। किम योंग का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है ना, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और आप सभी जानते हैं किम जोंग यूंग यहाँ के जो है शासक हैं और एक कैसे शासक हैं, एक तानाशाह शासक के तौर पे हम जानते हैं। लेकिन जो यहाँ पे औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष थे, किम वंश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता थे, क्या नाम है, किम योंग नाम। ठीक है, 97 वर्ष की आयु हो चुकी थी और अभी इनका जो है ये अब नहीं रहे और ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लगभग 7 दशकों तक, 70 साल से अधिक राजनीतिक कैरियर इनका रहा और कोरिया के इतिहास में सबसे लंबे प्रशासनिक कार्यकालों में से एक था। और लंबे समय काल तक जो है ये किम जोंग यूंग है अभी, है ना। और ये किम जोंग यून के रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, लेकिन एक विश्वास बहाली थी और साथ में ये पूरे राष्ट्र को ठीक है। और इन्होंने जो है कोरियाई युद्ध में भी भाग लिया है, साथ ही जो है विदेश मंत्री रहे जब ये 1883 से 1898 में सोवियत संघ के पतन के बाद अंतरराष्ट्रीय अलगाव की स्थिति और उस समय कूटनीति इन्होंने संभाला। पोलित ब्यूरो के सदस्य भी रहे 1978 में। औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष 1998 से 2019 तक रहे। प्रेसिडियम अध्यक्ष के तौर पे रहे और इन्होंने नैम के सम्मेलनों में भाग लिया, कई सारे वैश्विक मंचों में भाग लिया। तो अल्टीमेट इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो ये एक निधन के तौर पे है, इसको भी दिमाग में बैठा के चलिएगा। तो ये कुछ खबरें हैं हमने जो डिस्कस की हैं, आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। हमने ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें पढ़ी हैं, अब इनको दिमाग में बैठा लीजिए, इनसे ही प्रश्न आपके बनेंगे, इनको याद कर लीजिए।